दोस्तों अभी विंटर सीजन चल रहा है और इस सीजन में सांस के मरीजों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और सांस के मरीजों के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन होती है डेरिफाइलिन, जिसमें एटियोफाइलिन और थियोफाइलिन होता है। ये टैबलेट, सिरप और इंजेक्शन तीनों के फॉर्म में आती है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेरिफाइलिन इंजेक्शन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय, स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। चलिए आज के वीडियो में हम लोग बात करते हैं डेरिफाइलिन इंजेक्शन के बारे में, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा यूज़ हम लोग करते हैं अस्थमा के अंदर में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अस्थमा के बारे में, फिर हम लोग मेडिसिन के ऊपर चलेंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अस्थमा के बारे में, तो अस्थमा या दमा होता क्या है। तो दमा एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी भी उत्तेजना के कारण आपका जो वायुमार्ग होता है, यानी जो आपकी विंड पाइप होती है, वो संकुचित हो जाती है और उसमें म्यूकस यानी कि श्लेष्म में निकलने लगता है, चिकना पदार्थ निकलने लगता है। मेडिसिन से सही हो सकता है और इसमें जो लक्षण आते हैं वो खांसी, घरघराहट और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। चलिए अभी देख लेते हैं नॉर्मली कि होता क्या है। जैसे आप देखिए, ये यहाँ पे चित्र आप देख रहे हैं, एक तरफ ये वाली जो आपकी विंड पाइप है, ये जो ब्रोंकाई है, ये नॉर्मल ब्रोंकाई होती है। इसमें मसल्स आराम से रिलैक्स होती हैं और आप अंदर में देखेंगे तो ल्यूमेन होता है, यानी कि खाली जगह होती है जिससे हवा अंदर आती है। इसके अलावा ल्यूमेन के चारों तरफ अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी जो लाइनिंग होती है वो नॉर्मल होती है, लेकिन किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से अगर इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है तो आपकी जो ब्रोंकाई है उसमें देखिए स्वेलिंग आ जाती है। खास करके ये जो बीच वाली लाइनिंग होती है उसमें स्वेलिंग आती है और अधिक मात्रा में म्यूकस यानी श्लेष्म का निर्माण होता है। अब ये श्लेष्म क्या करता है कि आपके जो विंड पाइप का ल्यूमेन है उसको कम कर देता है, यानी आपकी जो विंड पाइप है, ब्रोंकाई है, वो सक्रिय हो जाती है, जिसकी वजह से सांस अंदर नहीं आती है। इसके अलावा अस्थमैटिक लंग्स के अंदर में जो विंड पाइप होती है उसकी मसल्स देखो आप बहुत टाइट होती हैं, फूली हुई होती हैं नॉर्मल के मुकाबले, जिसकी वजह से ये फैल भी नहीं पाती हैं अपने जिस तरह से इनको फैलना चाहिए हवा आने पर, जिसकी वजह से ऐसे पेशेंट्स को सांस लेने में समस्या आती है और ये कंडीशन अस्थमा कहलाती है। इसका शुरुआती रूप हम लोग कह सकते हैं कि ब्रोंकाइटिस होता है। तो ब्रोंकाइटिस में भी यही समस्या आती है, पर जो विंड पाइप आपकी होती है वो थोड़ी कम सक्रिय होती है, जबकि दमा के कंडीशन में ज़्यादा सक्रिय हो जाती है। वही सीओपीडी की मैं बात करूं तो सीओपीडी भी एक प्रकार की इस तरह की बीमारी होती है जिसमें आपको आपके जो लंग्स हैं उसमें इन्फेक्शन होता है और दमा जैसी स्थिति आती है। दोस्तों मेनली इन सब कंडीशंस को ठीक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर क्या होती हैं? तो ब्रोंकोडायलेटर ऐसी मेडिसिन, और क्या आगे हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी बता दें कि ब्रोंकोडायलेटर ऐसी होती है जो आपकी ब्रोंकाइज को डायलेट करती है, उनके ल्यूमेन को बढ़ा देती है और हम आसानी से सांस ले पाते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं डेरिफाइलिन इंजेक्शन के बारे में बात करें तो ये 2 ml के एम्पुल में आता है और इसमें 2 अलग अलग मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें दोनों ब्रोंकोडायलेटर होती है। एक है एटोफाइलिन और एक है थियोफाइलिन। दोस्तों एटोफाइलिन 169.4 mg में और थियोफाइलिन 50.6 mg में होता है। मेनली ये ज़्यादा यूज़ की जाती है। दोस्तों ये हमारे बॉडी के अंदर में जो हमारी एयरवेज की मसल्स होती हैं, जो मैंने अभी बताया टाइट हो जाती हैं, उनको रिलैक्स करने का काम करता है और साथ में एयरवेज को यानी कि ब्रोंकाइस को ये वाइड कर देता है। उनको वाइड करने का क्या मतलब है? उनके ल्यूमेन को बढ़ा देता है, चौड़ा कर देता है। इसके अलावा दोस्तों जिससे होता क्या है हमें फ़ायदा, जी जो हमारी सांस होती है वो ईजियर हो जाती है, हम आसानी से सांस ले पाते हैं। तो ब्रोंकोडायलेटर के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे। तो ब्रोंकोडायलेटर कैसे काम करता है? तो ये हमारी जो एयर पैसेज होती है, यानी कि हमारी जो विंड पाइप होती है लंग्स की, उनको वाइड कर देता है, उनको चौड़ा कर देता है, उनके डायमीटर को बढ़ा देता है, जिससे हम आसानी से सांस ले पाते हैं और हमें कंजेस्टेड महसूस नहीं होता है। दोस्तों अगर इसके यूज़ के बारे में हम लोग बात करें, इंजेक्शन डेरिफाइलिन कहाँ पे यूज़ होता है, तो मेनली हम लोग इसका यूज़ करते हैं द ट्रीटमेंट ऑफ द क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसको हम लोग सीओपीडी भी कहते हैं। सीओपीडी यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें आपका जो खास करके आप समझो कि जो आपकी ब्रोंकाई है, आपका जो फेफड़ा है, एयरवेज हैं, एयर पाइप्स हैं, वो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और उसका ऑब्स्ट्रक्शंस होने लगता है, यानी वो खराब होने लगती हैं, टूटने लगती हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग सीओपीडी कहते हैं। उन कंडीशन में भी सांस लेने में समस्या होती है तो वहाँ पे भी डेरिफाइलिन यूज़ किया जाता है दूसरी मेडिसिन के साथ में। वहीं दोस्तों अस्थमा के अंदर में भी वही सेम प्रॉब्लम आती है, अभी आपको बताया गया, तो उसके अंदर में भी इसे यूज़ करते हैं। ब्रोंकाइटिस थोड़ी सी नॉर्मल प्रॉब्लम है, उसमें भी इसे यूज़ किया जाता है जिससे सांस लेने में कोई दिक्कत ना आए, सांस ना फूले पेशेंट की।
दोस्तों अगर हम लोग कुछ प्रिकॉशंस की बात करें, कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस क्या क्या आपको रखने चाहिए, तो ये मेडिसिन यानी डेरिफाइलिन इंजेक्शन कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो सकता है प्रेगनेंसी के अंदर में, तो बिना डॉक्टर की एडवाइस के प्रेगनेंसी के अंदर में इसे यूज़ नहीं करना चाहिए। वहीं अगर मदर ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, बच्चे को लैक्टेशन है, वैसे नुकसान तो नहीं करती है, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के आप यूज़ ना करें, हो सकता है बच्चे के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाए। इसके अलावा लिवर और किडनी डिजीज़ है, तो कुछ प्रिकॉशंस के साथ में ये मेडिसिन यूज़ की जाती है। नॉर्मली किडनी में यूज़ कर लेते हैं, पर लिवर की कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस रखने होते हैं। दोस्तों अल्कोहल के साथ में इस मेडिसिन को कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। अल्कोहल के साथ में इसके साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को अधिक मिल सकते हैं। अभी हम लोग बात करें जो नॉर्मली साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, तो ऐसे बहुत ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। जो मैं बस साइड इफ़ेक्ट आपको बताने वाला हूँ, ये सब रेयर होते हैं, तो बहुत कॉमन से साइड इफ़ेक्ट आते हैं। मेनली जो रेयर होते हैं वो होते हैं इरेगुलर हार्ट बीट, यानी जब आप इसे लेते हैं लगातार तो हार्ट बीट इरेगुलर होती है, कन्वल्जन्स हो सकते हैं, मतलब हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत कम पेशेंट में देखने को मिलता है। स्टोमक डिस्कम्फर्ट और पेन देखने को मिलता है, डायरिया हो सकती है, हेडेक की प्रॉब्लम कॉमन है, हेडेक की प्रॉब्लम होती है जब आप डेरिफाइलिन लेते हैं। इसके अलावा स्लीपलेसनेस, यानी कि आपको थोड़ा सा ऐसे नींद या उन्नीदापन बोलते हैं, आती है। इसके अलावा यूरिनेशन की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, एंजाइटी हो सकती है, मेंटल कन्फ्यूजन हो सकती है, इरिटेबिलिटी महसूस होती है, नोजिया की प्रॉब्लम, वोमिटिंग की प्रॉब्लम और रेस्टलेसनेस की प्रॉब्लम, ये कॉमन होती है। यानी हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग और रेस्टलेसनेस की जो प्रॉब्लम आती है वो कॉमन होती है। बाकी की चीज़ें जो है वो बहुत रेयर होती है, बहुत कम पेशेंट्स में ये साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे डोज की हम लोग बात करते हैं कि हाउ टू टेक डेरिफाइलिन इंजेक्शन। डेरिफाइलिन इंजेक्शन कैसे लिया जाता है, तो दोस्तों मेनली जो डेरिफाइलिन इंजेक्शन होता है उसको 1 से 2 एम्पुल दिया जाता है पेशेंट को 2 से 3 बार दिन भर में, आईवी या आईएम दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग खुल के डोज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जैसा आपको प्रेस्क्राइब किया है आप उसी तरह से यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी इसकी 1 से 2 एम्पुल दिन में 2 से 3 बार यूज़ करते हैं, आईवी कर सकते हैं या आईएम कर सकते हैं। कई बार आईवी जब हम लोग करते हैं तो दूसरे इन्फ्यूजन्स के साथ में इसका यूज़ करते हैं, यानी डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो छोटा सा, जिसमें हम लोगों ने बात किया डेरिफाइलिन इंजेक्शन के बारे में, जिसमें इथियोफाइलिन और थियोफाइलिन होता है, और ये मेनली अस्थमा के लिए और सांस लेने की प्रॉब्लम के लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। अगर अभी तक हमारा हेल्थ मुखिया चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।